आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग नू डार्क पावर वाले लोगों का पता लगाते हुए उनके अड्डे पर पहुंच गई थी, परंतु तभी वहां के कुछ लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, जिससे कि उसकी वहां पर मौजूदगी एक्सपोज हो गई थी। और यह देखकर पिंग चाओ ने कहा था कि यह तो एक फ्योनिक्स है, इसके लिए तो मुझे मून मास्टर के स्क्रॉल का उपयोग करना पड़ेगा। आइस एंड फायर के एपिसोड 137 में हम देखते हैं अब पिंग चाओ उस पर मून मास्टर द्वारा दिए गए स्क्रॉल का उपयोग करता है। फैंग नू उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक कर पीछे करने की कोशिश करती है, तभी वह स्क्रॉल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि वहाँ का पर्यावरण बदल जाता है। फैंग नू कहती है कि मैं यहाँ अपनी पावर का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और तभी पीछे से पिंग चाओ आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसे फैंग नू नहीं रोक पाती और अब वह नीचे जाकर गिरती है और फिर वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि फ्योनिक्स सडनली यहाँ पर अपेयर क्यों हो गई। पिंग चाओ कहता है कि क्या वह काफी समय से इसकी जांच कर रही थी। और वहाँ खड़ा वह व्यक्ति कहता है कि फेई ने बताया था कि किसी ने मैजिक कलेक्टिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्या यह वही है जिसने की एनर्जी कलेक्टिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय किया है? इस पर पिंग चाओ कहता है कि शायद हाँ। सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि तो फिर हमें इसे जल्द ही मार देना चाहिए। पिंग चाओ कहता है कि वह इस मैटर को जांच करने वाली एकमात्र व्यक्ति है, उसे छोड़ दो, यह बाद में हमारे काम आएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति फैंग नू को वहाँ पर कैद करके एक जगह लाकर पटक देता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग नू तो होश में होती है, शायद वह बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। अब हम मैच कंपटीशन को देखते हैं, जहां नियान मिंग कहता है कि बाकी मैच पिछले 4 लोग हार गए, मैं, तुम, मूजिंग और बिंगयुन ही एक गेम जीते हैं। रोंग बिंग कहता है कि आप बिंगयुन रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर हैं और मैं, मूजिंग और रोंग जी एक गेम हारे हैं, इसीलिए सेकंड नंबर पर हैं। लेकिन इस बार की फाइट में डिसाइड हो जाएगा कि सेमीफाइनल में मूजिंग और रोंग जी में से कौन जाएगा। नियान मिंग कहता है कि रोंग जी तो फाइनल में पहुंचना चाहता है, लेकिन डार्क रेस पर रोंग बिंग कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, उसे पहले ही ग्रैंडपा ने चेतावनी दी है। हमें दिखाया जाता है कि रोंग यांग कहते हैं कि यह रोंग परिवार का आदेश है, पर रोंग जी गुस्सा होती कहता है कि आप मूल रूप से मुझे और बिंग को पूरी तरह से पीछे हटने के लिए कैसे कह सकती हैं? क्या सिर्फ हम ही 2 लोग हैं जो रोंग परिवार की मदद कर सकती हैं? पर रोंग यान कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हें सिचुएशन को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं रोंग फेई कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि 5 कंट्री के न्यू मैच कंपटीशन के लास्ट ग्रुप के मैच को शुरू किया जाता है। अब मूजिंग रोंग फेई से कहती है कि यह सेमीफाइनल का लास्ट मैच है और हमारे पास जो मैजिक की नॉलेज है तो फिर उसके उपयोग करने का यह समय है। इस पर रोंग फेई कहता है कि मुझे भी यही लगता है, और अब वह सोचने लगता है कि पहले न्यानविंग से फाइट करते समय मैंने सिचुएशन को ध्यान में रखकर हार मानने का फैसला लिया और अभी भी मूजिंग के जीतने के चांसेस मेरे हाथ में हैं, परंतु मेरे पास सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यही आखिरी उम्मीद है। शायद मैं अपनी कम मैजिकल पावर का उपयोग कर इस मैच को नहीं जीत पाऊंगा। अब मूजिंग वहां अपने डोमेन को एक्टिवेट करके अपने पपेट को वहां समन कर लेती है। रोंग फेई से कहती है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि रोंग जी तुम्हारे पास कुछ स्पेशल स्किल हैं, तुम कम समय में हैवी एनर्जी का उपयोग कर विस्फोट कर सकती हो, तो आज वह मुझे देखनी है, तो फिर तुम तैयार हो जाओ। यह कहकर वह अपने वुड पपेट को उसकी तरफ भेज देती है। रोंग फेई भी अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट कर उस पर अटैक कर देता है, परंतु इससे उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर वह सोचता है कि मेरी फायर तो इसके लिए यूजलेस है, और अब वह यह देखकर अपनी ब्लू फायर को एक्टिवेट करके उससे उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह वुड पपेट वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर मूजिंग सोचती है कि इसने तो इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब रोंग फेई उस पर ब्लू फायर से कुछ फायरबॉल अटैक कर देता है, जिससे मूजिंग सील बनाकर रोक लेती है, और फिर वह रोंग फेई यह देखकर उसकी सील को वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर मूजिंग अपनी लकड़ी की वाइन से उसे वहीं पकड़ लेती है। नियान मिंग कहता है कि उस समय भी उसने अपनी इसी टेक्निक का उपयोग किया था, अगर मेरे पास उस समय ज़्वानजी नाइफ नहीं होता तो शायद मैं इसके इस ट्रैप को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता। इधर रोंग जी अपनी ब्लू फायर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, परंतु तभी उसे पता चलता है कि यह वाइन तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। मूजिंग कहती है कि अब तुम इससे बाहर कैसे निकलोगे, जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी स्पेशल स्किल का उपयोग करो, और यह कहकर वह उसे अपनी और मजबूत वाइन से पकड़ने लगती है, जिससे कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। मूजिंग उसे
उसे उस स्किल का उपयोग करने के लिए भड़काती है और कहती है कि वो चीज रोंग जी, क्या तुमने यह नाम खुद अपने लिए डिसाइड किया था? तभी रोंग फेई वहाँ अपनी फायर पावर का उपयोग कर अपनी फायर को रिलीज करता है, जिससे कि वह ट्रैप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी मू जिंग उसे अपनी वाइन से वहीं पकड़ लेती है और उसके चारों ओर एक केस बना देती है, परंतु रोंग फेई उस वाइन को जलाकर उससे आजाद हो जाता है। एम्परर के पास बैठी यीनू कहती है कि रोंग जी अपने आप को हमेशा सिद्ध क्यों करना चाहता है। इस पर रोंग यान बताते हैं कि रोंग जी बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा है, जिस कारण उसकी मैजिक प्रैक्टिस अत्यधिक धीमी हो गई। इसी कारण उसके साथियों द्वारा अक्सर उसका उपहास किया जाता है और इसके बारे में मैंने और उसके पिता ने अच्छी तरह से सुना है। हर कोई उसे रोंग परिवार का सबसे कमजोर ग्रैंड चिल्ड्रन मानता है। ये न्यू कहती है कि लेकिन वह तो रोंगजिया को रिप्रेजेंट करते हुए हुआरोंग एम्पायर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रोंग यान बताते हैं कि कोई नहीं जानता कि रोंगजी ने खुद को साबित करने के लिए कितना प्रयास किया है, लेकिन कुछ जीतने से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब रोंग जी उस केस पर अपनी ब्लू फायर से अटैक करता है, जिससे कि वह वाइन डिस्ट्रॉय होने लगती है, परंतु तभी मू जिंग तुरंत उनको दोबारा बना देती है। रोंग जी कहता है कि तुमने कहा था कि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और फिर वह वहाँ अपनी एक टेक्निक का उपयोग करके अपनी ब्लू फायर को एक्सट्रीमली रिलीज करता है। यह देखकर नियान मिंग कहता है कि रोंग जी की आंखों को देखो, पर रोंग विंग उसे बताता है कि ऐसा लगता है कि वह जीतना चाहता है, यहाँ तक कि उसने जीतने के लिए बर्निंग मैजिक पावर का उपयोग करने का डिसाइड कर लिया। इस पर नियान मिंग कहता है कि इसका मतलब क्या है। रोंग विंग बताता है कि यह यूनिक फ्यूजन स्किल है, इससे थोड़े समय के लिए उसका लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन यह शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक है और यह सिर्फ 1.25 घंटा तक ही टिक पाएगा। इस पर नियान मिंग कहता है कि तो फिर इससे ना खुद को नुकसान होगा, अपितु यह डार्क रेस को अत्यधिक एनर्जी को एकत्रित करने में भी मदद करेगा। क्या ग्रैंडपा उसे नहीं रोकेंगे? इस पर रोंग विंग कहता है कि वह सचमुच क्रेजी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इधर रोंग जी उस केस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उससे उस पर अटैक कर देता है, परंतु मू जिंग सील बनाकर उसके अटैक से बच जाती है। मू जिंग कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी अत्यधिक मजबूत हो। रोंग फेई कहता है कि अब तक मैं अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और अब वह अपने डुअल फायर का उपयोग करने लगता है और वह उससे उस पर अटैक कर देता है, जिसे वह एक फॉर्मेशन बनाकर रोकने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे आकर अपना अटैक उस पर कर देता है, जिसे वह वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वह वहाँ फिर से अपने वुडन मैजिक पपेट को समन कर लेती है। मू जिंग उसकी ओर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे वह वुडन पपेट वहीं डिस्ट्रॉय करके उसे पीछे कर देता है। नियान मिंग कहता है कि अब मू जिंग को रोकना होगा, अदरवाइज डार्क रेस कई गुना ज्यादा मैजिक पावर को हासिल कर लेगी। अब गुस्से में रोंग फेई अपनी पावर को रिलीज करता है, परंतु तभी उसे रोंग यांग द्वारा कई गई बातें याद आती हैं। हम देखते हैं कि रोंग यांग उससे कहते हैं कि डार्क पावर वाले लोग कंपटीशन के अंदर अत्यधिक मैजिक पावर को इकट्ठा कर रहे हैं और रोंग परिवार के सदस्य के रूप में तुम्हें जीतने से पहले सिचुएशन पर ध्यान देना होगा और यदि जरूरत हो तो तुम हार मानने में तनिक भी संकोच मत करना और तुम अत्यधिक मैजिक पावर का उपयोग भी मत करना। यह देखकर फेई अपनी फायर को अंदर करते हुए वापस से खड़ा हो जाता है। तभी मू जिंग उस पर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिसे वह रोक लेता है और अब वह कहता है कि मैं हार मानता हूँ। यह देखकर रोंग यान सोचते हैं कि मू जिंग, मैं जानता हूँ कि तुम हारे नहीं हो। अब रोंग फेई कहते हैं कि 4 लोगों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, इसमें वुड क्रिस्टल, आइस मेल्ट, रोंग और बिंगयुन है। अब कल इन लोगों में से 2 लोगों के बीच मैच होगा, तो जाकर तैयारी करो। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, शेष कल। अब सभी लोग वहाँ से अपने अपने रूम की ओर निकल जाते हैं। तभी डीमन लान वहाँ रुकती और फेई से कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो फिर यह सोचना कि तुम किसी की मदद ले लो। ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन यानी कि असली लान हमारे कब्जे में है। यह कहकर वह वहाँ से दूसरी ओर चली जाती है जहाँ लॉन्ग लाइफ ब्लेड रखा होता है। अब वह उस जगह आ जाती है और फिर वह वहाँ अपनी स्पेस पावर का उपयोग करके वहाँ अंदर जाने के लिए एक पोर्टल बनाती है और उससे वह अंदर आ जाती है। और फिर वह लॉन्ग लाइफ ब्लेड को देखती है और कहती है कि जैसी मून मास्टर को अपेक्षा थी, किसी ने नाइफ पर सील लगा दी है। अब इसे यहाँ कमजोर करने के लिए मुझे मून मास्टर द्वारा दी गई फॉर्मेशन सेटअप करनी होगी।
और फिर वह उस फॉर्मेशन को उस जगह सेट कर देती है। वह कहती है कि अब कुछ दिनों में मून मास्टर के आदेश पर मून मास्टर द्वारा दिए गए स्क्रॉल का उपयोग करके मैं सील को डिस्ट्रॉय करके इस ब्लेड को यहाँ से ले जाऊंगी। अब वह अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। इधर फेई देखती है कि न्यान मिंग और रोंग मिंग रास्ते से जा रहे होते हैं। वह सोचती है कि मैं डार्क रेस के लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, अब न्यान मिंग ही है जो कि हमें बचा सकता है। और अब वह कहती है कि लान, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और अब वह न्यान मिंग की ओर बढ़ने लगती है। हम देखते हैं जहाँ फेंग नु उठकर वहाँ पहरा दे रहे सैनिक को बेहोश कर देती है। अब वहाँ खड़े 3 सैनिक और आ जाते हैं जो कि फेंग नु से फाइट करने लगते हैं। फेंग नु सोचती है कि अब मैं यहाँ और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, अब मुझे यहाँ से जल्द ही निकलना होगा और जल्द ही न्यान मिंग को इसके बारे में बताना होगा। वह वहाँ उन लोगों से फाइट कर ही रही होती है, तभी फॉर्मेशन में कैद लान पर उसकी नजर पड़ती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।